तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व भारत खंड खंड है। कहीं महाजनपद हैं, कहीं राजाओं के युद्ध, कहीं जनजातियां, तो कहीं बाहरी हमलों का डर। इसी बीच आते हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जो पहले लहू से साम्राज्य बनाते हैं और फिर करुणा से उसे जोड़ते हैं। सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य वंश का भविष्य अधर में था। अशोक ने अपने विरोधियों को हराया और तक्षशिला, उज्जैन जैसे विद्रोही क्षेत्रों को नियंत्रण में लिया। 268 ईसा पूर्व में वो सम्राट बने और यहीं से अखंड भारत की असली यात्रा शुरू हुई। अशोक ने उत्तर में हिंदकुश पर्वत से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। किसी एक सम्राट के अधीन भारतवर्ष का ऐसा एकीकरण इतिहास में पहली बार हुआ था। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, जो आज ओडिशा है। लाखों लोग मारे गए, हजारों बंदी बना लिए गए। युद्ध के बाद अशोक लाशों के ढेर के बीच में खड़ा था। वो जीत कर भी हार गया था। इसके बाद अशोक ने कहा, अब मैं तलवार से नहीं, नीति और धम्म से जीतूंगा। अशोक ने बौद्ध धर्म और धम्म नीति को अपनाया, जिसमें कोई धार्मिक जबरदस्ती नहीं थी, केवल अहिंसा, करुणा और सत्य है। पूरे भारत में धम्म स्तंभ, शिलालेख, घोषणाएं लगवाई गई ताकि हर नागरिक तक शांति और नैतिकता का संदेश पहुंचे, सब एक विचार में बंध जाएं। उन्होंने शिलालेखों में प्राकृत, ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरमाइक, ग्रीक जैसी भाषाओं का उपयोग किया ताकि हर क्षेत्र के लोग समझ सकें भारतवर्ष केवल भूगोल से नहीं, संवाद और सोच से एक हुआ है। उन्होंने राजनीतिक एकता तलवार से लाई, लेकिन सांस्कृतिक एकता धम्म से लाई और आध्यात्मिक एकता करुणा से लाई। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को भी यह समझना होगा कि भारत की अखंडता उसके विविधता में ही बनी हुई है और उसकी विविधता उसके अखंडता को समाहित किए हुए है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।